दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनोलिपि शॉर्ट हैंड चैनल में। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में हमें विकास के एक नए आर्थिक मॉडल की आवश्यकता है। नीतिगत उपाय के रूप में सरकारें निजी क्षेत्र को सार्वजनिक भलाई के लिए इन संसाधनों का दोहन करने की अनुमति देती रही है। हालांकि हम एक अनोखे रूप में घोर पूंजीवाद की ओर बढ़ रहे हैं। सार्वजनिक संपत्ति और संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के करीब खिलाड़ियों द्वारा कब्जे में लिया जा रहा है। हम धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से एक आर्थिक कुलीन तंत्र बन रहे हैं, जहां प्राकृतिक संसाधनों जैसी सार्वजनिक संपत्तियां पर अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों में कुछ ऐसे लोगों द्वारा एकाधिकार बना लिया जाता है जो बदले में खुद को और शक्तिशाली बना लेते हैं। आर्थिक समृद्धि के बिना गरीबों का उत्थान नहीं किया जा सकता, पर समृद्धि के लिए विकास के एक ऐसे मॉडल की आवश्यकता है, जो उन सभी को जगह दे जो विविध आर्थिक उद्यमों में भाग लेते हैं। आर्थिक संसाधनों के कुछ हाथों में केंद्रित होने से इस तरह के परिणाम संभव नहीं। आज हम जो देख रहे हैं वह अमीर और गरीब के बीच बढ़ती असमानता है। जनसंख्या में अमीर लगभग 10% हैं, जिसमें से सबसे अमीर 1% के पास 2019 में उत्पन्न 42.5% राष्ट्रीय संपत्ति थी, जबकि सबसे निचले स्तर के 50% के पास मात्र 2.8% संपदा थी। इसी तरह सबसे अमीर 10% लोगों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति का 74.3% है, जबकि शेष 90% के पास मात्र 25.7%। जनवरी 2020 में जारी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में 4 गुना से अधिक संपत्ति है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग प्रति माह 10,000 रुपए से कम कमाते हैं। यह विकास को बल देने वाले एक सफल आर्थिक मॉडल का आधार नहीं बन सकता। हमें एक विशिष्ट रणनीति की जरूरत है। उदाहरण के लिए दूर संचार क्षेत्र को देखिए, जिसने संचार में क्रांति लाई और उसे देश के लगभग 1 अरब लोगों तक पहुंचाया। यह भारी भरकम कर्ज तले दबा है, जिसमें एजीआर बकाया भी शामिल है। इस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूपों के नवाचार में सुधार के लिए डॉक्टर पॉल मिलग्रॉम और डॉक्टर रॉबर्ट विल्सन को दिया गया है। उन्होंने बताया कि नीलामी की रूपरेखा प्राय खरीदारों को ऐसे संसाधन क्रय करने में अधिक बोली लगाने की ओर ले जाती है, जिसके बिना उनका उद्यम चल नहीं सकता। ऐसे संसाधन ऐसे उद्यमों के लिए कच्चा माल होते हैं। इसका परिणाम विजेता अभिशाप कहलाता है। इसलिए इसका उपाय यह है कि नीलामी को इस तरह से डिजाइन
किया जाए कि विजेता को इतनी आय हो कि वह अपने ऋण दायित्वों का निर्वहन करने के लिए राजस्व अर्जित करने की स्थिति में हो। स्पष्ट रूप से भारत में स्पेक्ट्रम की नीलामी को खराब तरीके से डिजाइन किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप दो प्रमुख खिलाड़ी बाजार को नियंत्रित कर रहे थे। स्टॉप। सरकार के दावों में के बावजूद कोयला ब्लॉकों की नीलामी ने निजी क्षेत्र में बोली लगाने वालों को उत्साहित नहीं किया। सरकार को उम्मीद थी कि यह नीलामी उसके लिए भारी कमाई का स्रोत होगी। यह आशा चूर चूर हो गई और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों पर गहरा असर पड़ा। कोयले का हमारा स्वदेशी उत्पादन बाजार की मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है और निजी उद्यमों द्वारा कोयले के ब्लॉक की नीलामी में भाग न लेने के कारण अधिक कीमत पर कोयले का आयात करना उद्योग को भारी पड़ रहा है। पैरा। वर्ष 2017 से भारत में ऊर्जा के लिए कोयले का आयात बढ़ रहा है और 2019 में यह लगभग 20 करोड़ टन था। स्टॉप। मुख्य बात यह है कि खनिजों समेत अन्य प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के उद्देश्य का निर्धारण जरूरी है। यदि उद्देश्य सरकार को समृद्ध करना है तो नतीजे विषम होंगे और सार्वजनिक हित को हानि होगी। स्टॉप। यदि अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों के लिए बाजार मूल्य पर भूमि की नीलामी की जाती है तो कुछ लोग ही निवेश करेंगे, क्योंकि परिसंपत्ति की कीमत उद्यम को अलाभकारी बना देगी। पैरा। फ्रांस की राजधानी पेरिस के एक स्कूली अध्यापक सैमुअल पैटी ने अपनी कक्षा में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाते हुए कुछ कार्टून दिखाए, जिनमें पैगंबर मोहम्मद साहब पर बने कार्टून भी थे। स्टॉप। इस पर विवाद हुआ और फिर एक दिन चेचेन्या से शरणार्थी के रूप में आए युवक ने उनकी गला काटकर जघन्य हत्या कर दी। स्टॉप। सैमुअल पेई ने कार्टून किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित नहीं किया था, उसका प्रकाशन भी नहीं किया था, केवल संदर्भ के रूप में कक्षा में दिखाया था। स्टॉप। उसे पहले ही लाखों लोग देख चुके थे। स्टॉप। 2015 में फ्रांस की पत्रिका शार्ली एब्दो में प्रकाशित होने पर यह चर्चा में आया था। स्टॉप। यद्यपि उसके पहले यह डेनमार्क के एक अखबार में छप चुका था। स्टॉप। शार्ली एब्दो ने इस कथन के लिए बड़ी कीमत चुकाई। स्टॉप। इसके लिए जिहादी आतंकियों ने 2015 में उसके 12 लोगों को मार दिया, पर वह झुका नहीं। उसने 5 साल बाद उन्हें पुनः प्रकाशित किया। स्टॉप। यह सही या गलत जो भी हो, एक ऐतिहासिक दस्तावेज तो बन ही गया है। पैरा। अध्यापक तो हर सभ्यता और संस्कृति में सम्माननीय होता है, मगर एकाध को छोड़कर किसी भी इस्लामिक देश ने सैमुअल की बर्बर हत्या की निंदा नहीं की। उल्टे कुछ को तो हत्यारे के पुलिस द्वारा मारे जाने का अफसोस था। जब अपने अध्यापक की हत्या से आहत फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी तो इस्लामिक राष्ट्रों में भूचाल आ गया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने तथाकथित उदारवादियों द्वारा कहा जाने वाला वाक्य नहीं दोहराया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। स्टॉप। उन्होंने आक्रोश, अपमान और प्रतिबद्धता से भरे बयान में जिहादी आतंकवाद
को रोकने के लिए हर कदम उठाने के निश्चय की घोषणा की। स्टॉप। उन्होंने इस्लामिक आतंकवाद का सीधा नाम लिया और यह भी कहा कि वे उनके राष्ट्र के भविष्य पर कब्जा करना चाहते हैं। स्टॉप। तथ्य यह है कि इस घटना के बाद से फ्रांस में ही नहीं, सारे यूरोप में लोगों की सोच बदल गई है। स्टॉप। यूरोप में लोग अब कहने लगे हैं कि उन्होंने जिनको शरण दी, वे अब पलटकर उन्हीं के मुंह पर ताले लगा रहे हैं और घृणा का जहर और हत्या की कुसंस्कृति फैला रहे हैं। स्टॉप। वियना में आतंकी हमले के बाद ऐसे स्वर और तेज हुए हैं। पैरा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को आधार मानने वाले फ्रांस में पिछले 10 वर्षों में एक के बाद एक अनेक जिहादी आतंकी हमले हुए हैं। इनमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। स्टॉप। पेरिस में सैमुअल पैटी की हत्या के बाद जिस नीस शहर में आतंकी हमला हुआ, वहां पहले भी भयानक जिहादी हमले हो चुके हैं। भारत ने फ्रांस के साथ एकजुटता दिखाई है। स्टॉप। यह एक सही और साहसिक कदम है। स्टॉप। आतंकवाद कहीं भी हो, उसका वैश्विक संदर्भ स्रोत नष्ट किया ही जाना चाहिए और यह कार्य कोई देश अकेले नहीं कर सकता। स्टॉप। पिछले कुछ दशकों में मध्य एशिया के मुस्लिम देशों से लाखों शरणार्थी यूरोप पहुंचे हैं। स्टॉप। फ्रांस में यह संख्या सबसे अधिक आबादी का 10% है, क्योंकि उसके अधीन रहे अल्जीरिया और ट्यूनीशिया से नागरिकता प्राप्त कर चुके लोग इसमें शामिल हैं। स्टॉप। दरअसल 20वीं सदी के अंत और 12वीं सदी के अंत के आरंभ में शरणार्थियों की संख्या विशेष रूप से बढ़ी है। स्टॉप। सारी दुनिया में 80% शरणार्थी केवल इस्लामिक देशों से गए मुसलमान हैं। स्टॉप। इस पर गौर करें कि उन्होंने किसी इस्लामिक देश में शरण नहीं ली। स्टॉप। यह एक कटु सत्य है कि इस्लाम को मानने वाले किसी इस्लामिक देश में जाकर बसना पसंद नहीं करते हैं, जबकि वहां के धनाढ्य देशों में भारत, श्रीलंका, फिलीपींस और अन्य देशों से जाकर मजदूरी करने वालों की संख्या लाखों में है। स्टॉप। खाड़ी देशों में 3.5 करोड़ से अधिक बाहरी कामगार है। स्टॉप। कतर और संयुक्त अरब अमीरात में काम करने वालों में 80% दूसरे देशों के नागरिक हैं। स्टॉप। आखिर ये देश अपने ही स्वधर्मी शरणार्थियों को क्यों आकर्षित नहीं करते हैं, या यूं कहें कि इस्लामिक देश ही इनके लिए अपने दरवाजे क्यों नहीं खोलते हैं। स्टॉप। दूसरी तरफ यूरोप शरणार्थियों को आवश्यक सामाजिक सुरक्षा देता है और मानवाधिकारों का पालन करता है। स्टॉप। यदि आज से शरणार्थियों का आना एकदम बंद हो जाए तो भी यूरोप में वर्ष 2030 तक मुस्लिम आबादी लगभग 8% तक पहुंच जाएगी। स्टॉप। मुश्किल यह है कि साथ साथ रहना सीखने की दिशा में आशाजनक स्थिति नहीं बन पा रही है। पैरा।